बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। नून लीग के रहनुमा आजकल बिफरे हुए हैं, आजकल बहुत गुस्से में हैं। एक अहम रहनुमा ऐसा बिफरा, मैं तो कहता हूँ ऐसा माजरत के साथ ऐसा पागल हो गया, यूं लग रहा था जैसे पागल हो गया जनाब। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने निज़ाम को नंगा कर दिया है। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हिसार से निकलें और नून लीग के वजीरों की गर्दनों में सरिया आ गया है। नून लीग ने अगर मुझे शोकाज नोटिस दिया तो वो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। मुझे ये बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से। और मैं साथ वीडियो भी शेयर कर रहा हूं। हमारे जो सिलाई मशीन की तकसीम है, एक यतीम बच्ची एक सिलाई मशीन, एक बेवा एक सिलाई मशीन, हमारे पास एक लंबी रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और हम धड़ाधड़ तकसीम कर रहे हैं ताकि वो सीख से कमाएं, भीख से नहीं। ये बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोग्राम है, ये भी आपके तवस्सुत से और आपके तामुन से चल रहा है। ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। कल सहाफ़ी यूट्यूबर मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने यूट्यूब पर एक टीज़र जारी किया। अच्छा, आम तौर पे जो टीज़र होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और उस टीज़र में जो उसका क्रक्स होता है वो बयान करने की कोशिश की जाती है और क्रक्स के साथ साथ थोड़ी सी क्यूरियासिटी, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखा जाता है। चूँकि आज उनके चैनल पे वो कह रहे थे कि हम वो मज़ीद उस पर जारी करेंगे और इंटरव्यू को। और अभी जो है ना, ये मंसूर अली ख़ान साहब ने, जो आसिफ किरमानी साहब हैं, जो सेनेटर भी थे नून लीग के अहम रहनुमा, नवाज शरीफ साहब के भी करीबी, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब के भी करीबी, ये वो बहुत ही फट पड़े हैं, बहुत ही बिफर गए हैं। ये पहले आप ज़रा सुन लें, फिर इस पे तबसरा भी करते हैं। ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये आप ज़रा सुन लें। ये सुने क्या हुआ है नून लीग को। एक पार्टी जो है वो हुकूमत में है, लेकिन पार्टी के रहनुमा जो है फिर भी इस सिस्टम से नाराज है। आपके जो ये वजीर है ना, इनकी गर्दनों में सरिये आ गए। उसने मेरा ये घुटना पकड़ा, मेरे साथ बैठे हुए थे, कहने लगा मरवा ना दें यार, बस तुसी भावे कहते रहो जी मुस्लिम लीग नून से नवाज, यानी तो शहबाज शरीफ साहब का चला ना। वो जिन लोगों के हिसार में है, सिर्फ अपनी बेटी के हिसार में है, तोड़े ना हिसार, फिर निकले बाहर। आपको शहबाज शरीफ साहब से कोई गिला नहीं है। मेरा ख्याल आज मेरा नोटिफिकेशन हो जाएगा, शो कॉज देंगे तो वो मैं फाड़ दूंगा। सेनेट के इलेक्शंस हुए, टिकट नहीं मिला। मुझे मैसेज कन्वे किया कुछ लोगों की जानिब से, जाओ किरमानी को कह दो हम उसका टिकट खा गए। 8 फरवरी का इलेक्शन आसान नहीं हुआ। ये एक ऐसी शादी हुई है जिसमें लड़का लड़की राजी नहीं थे, लेकिन काजी राजी था। केड़े वाला काजी? केड़ा है काजी पाकिस्तान था, और कौन? आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा वजीर आज़म बन सकते हैं? इमरान खान ने एक जो काम उसने किया, उसने इस निज़ाम को नंगा किया। इमरान खान ने निज़ाम को नंगा किया, मुझे इसी एक जुमले से पूरा इत्तफाक है। लेकिन निज़ाम को नंगा नहीं किया इमरान खान ने। निज़ाम कब से नंगा है और सबको पता है। इमरान खान ने फर्स्ट टाइम अपने लाने वालों को नंगा किया। बहुत से ये जो शुरू ही से ये मुदाखलत कर रहे थे ना और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट ने उनको नंगा करके रख दिया। ये बिल्कुल बात ठीक है। आसिफ किरमानी साहब बिफर गए और ये इस टीज़र से जो अभी तक हमने अखज़ किया जनाब कि उन्होंने ज़्यादा बात नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की। आगे से माशाल्लाह एंकर भी उनको मुंह में निवाला दे रहे हैं, लुकमा दे रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि जी वो तो अपनी बेटी के हिसार में है। ठीक हो गया ना, नवाज शरीफ अपनी बेटी के हिसार में हैं। मतलब हमारे हाँ ना, मुसीबत ये है कि हम रेटिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए वो कह रहे हैं कि वो किन के हिसार में हैं। सवाल तो ये होना चाहिए ना, फिर वो बोले जिन के हिसार में है। नहीं जनाब, उन्होंने लुकमा दे दिया कि वो तो बेटी के हिसार में है। यानी एक एंकर जो क्वेश्चन कर रहा है उसका डिफरेंट एक सूरत हाल होती है, जो एनालिसिस कर रहा है उसका एक डिफरेंट सूरत हाल होती है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब आप एंकर बन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी कोई डिफरेंट पोजीशन होती है। और जब आप एनालिसिस का तजिया दे रहे होते हैं उस वक्त आप तजिया कार होते हैं, उस वक्त आपकी। लेकिन यहाँ पे वो आपको पता है कौन से उसूल, कौन सा सब सहाफ़त भी, और यहाँ तो वो सहाफ़त
सहाफ़त क्या, इंसानियत भी बढ़ गई है, सहाफ़त तो छोड़ दें और सब कुछ ही ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल आप कुछ नून लीग के दोस्त मंसूर अली ख़ान को गालियाँ शालियाँ देंगे, उनको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है भाई, बात ये है, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। ये आसिफ किरमानी साहब जो आज इतना बोल रहे हैं, 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक मुझे किसी टीवी टॉक शो में, किसी जलसे में, किसी एहतजाज में कहीं ये दिखा दें कि आसिफ किरमानी साहब कहाँ थे। ठीक है, नवाज शरीफ अपनी पेशियाँ भुगता रहा और सब बहुत कुछ, और नवाज शरीफ पर ये उनकी बेटी जेल में, नवाज शरीफ जेल में, सारे रहनुमा जेल में। मुझे बताएं, आसिफ किरमानी को 2 घंटे के लिए भी जेल गए थे, और तो और इरफान सिद्दीकी साहब जैसा बंदा कि जिस पे और कोई मुकदमा नहीं बना, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, उनके बेटे ने किराए पर मकान दिया, उन्होंने खुद भी नहीं, वो मकान भी उनके बेटे का था, उनके बेटे ने किराए पर मकान दिया, और जनाब उन पे इल्ज़ाम ये था कि देखो ना, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इस्लामाबाद में मसलन आप किराए पर मकान देते हैं तो वो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जी मेरे, और उनके आईडी कार्ड वगैरह की कापी वगैरह ये होती, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इस बात पे इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी लगी। तो आपने देखा कि आसिफ किरमानी साहब को कभी हथकड़ी लगी हो, आसिफ किरमानी साहब को कभी नैब ने कोई पकड़ा हो, कोई उसमें, वो ज़मीन बोस हो गए जनाब, वह सॉरी ज़ेरे ज़मीन ही चले गए, और वो जनाब बिल्कुल छुप गए, हाइबरनेशन पीरियड पे चले गए मेंढक की तरह। ठीक हो गया ना। तो अब जब वो दोबारा 16 महीने की हुकूमत आई, अब जनाब जब दोबारा हुकूमत आई, अब वो निकल के सामने आए, उनकी डिमांड थी मुझे सेनेट का टिकट दिया जाए। ठीक है ना भाई, आपको सेनेटर बनाया, आपको वजीर मुशीर भी बनाया, इसी नून लीग ने बनाया। ये बड़ी अजीब व गरीब हरकत है, और ख़ास तौर पे नून लीगियों में ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बढ़ के है, क्योंकि ये मैंने और किसी जमात में हो सकता है थोड़ा बहुत हो, इवन पीटीआई में भी इतना नहीं है जितना नून लीग में ये इस तरह की, चाहे वो चौधरी निसार हों, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे वो कोई दूसरा। हमें याद है कि रज़ा रब्बानी साहब को सेनेटर नहीं बनाया गया, अब भी नहीं बने। ठीक हो गया ना। हमें याद है कि रज़ा रब्बानी उस वक़्त मुतफ़िका उम्मीदवार हो सकते थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, कि जब ये सादिक संजरानी बन रहे थे, और नून लीग ने कहा, और इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी सेनेट में, और नून लीग ने कहा कि भाई अगर आप रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बनाते हैं तो हम उनके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा नहीं करेंगे, हम उनके मुकाबले में किसी को नामज़द नहीं करेंगे चेयरमैन सेनेट, हम मुतफ़िका तौर पे। उस वक्त जरदारी साहब ने कहा नहीं जी, मैं तो रज़ा रब्बानी को नहीं, मैं तो जनाब यहाँ पर पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ दोस्ती का हाथ मिला के मैं तो सादिक संजरानी को। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कि ये तो कोई जियाला है। ठीक हो गया ना। और उसी जियाले ने फिर क्या उनको जलील व ख्वार किया ईमान में। फिर उसके बाद भी ये आसिफ जरदारी को कहना पड़ा, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि अब तो जनरल फैज़ चला गया है, तेरा क्या होगा। एक तकरीब में याद है ना, तो उन्होंने कहा जी आप तो हैं ना, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, तो उस वक़्त रज़ा रब्बानी साहब को भी रिजेक्ट किया। अब रज़ा रब्बानी साहब कह सकते थे कि मैं जब पक्का बनाया चेयरमैन, कोई शक भी नहीं, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, और मैं चेयरमैन भी बन सकता था, मुझे नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने सामने आके नहीं बोला, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब भी बहुत सारे और भी गालिबन वो चांडियो साहब को और भी कितने लोग वो नहीं बोले। सिंध के वजीरों में से कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, इस तरह से नहीं बोलते, कभी कुछ भी हो। यहाँ पर ये मुसीबत है, कभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब सामने आ जाते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई बंदा कहे कि शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ ने क्या बिगाड़ा है। एक बात है ना, मसलन किसी को नुकसान दिया हो, किसी के खिलाफ कोई बात की हो, किसी के खिलाफ कोई पर्चा काटा हो नवाज शरीफ ने, किसी को नुकसान, कोई फाइनेंशियल नुकसान दिया हो, क्या है। सिर्फ ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और एक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया मरियम नवाज साहबा को। उन्होंने कहा जी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मरियम नवाज को बना दिया है। मैं हैरान हूँ कि आप अंदाज़ा कीजिए कि रज़ा रब्बानी जैसा बंदा, इतने स्टालवार्ट, इतने पढ़े लिखे, यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा बंदा जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, खुर्शीद शाह जैसा बंदा,
जो अब किस किस का मैं नाम लूँ, वो बिलावल साहब के पीछे यूं हाथ बांध के खड़े हो सकते हैं, लेकिन नून लीगियों को मरियम नवाज की क़यादत कबूल नहीं है। तो ये किसको वो डिच कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, किसकी बात नहीं मान रहे? असल में तो वो नवाज शरीफ की नहीं मान रहे। असल में तो ये यानी उनको वजीर आज़म बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आज़म बनाया, लेकिन उनको चढ़ गया गुस्सा, जनाब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था तो मरीम नवाज को क्यों बनाया गया? यानी मैं ताहयात रहता, कब्र तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहता और कोई भी ना आता। बस ये गुस्सा था उन्होंने निकाला। अब उसके बाद चौधरी निसार का देख लें, उन्होंने कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौके पे की कि जिस मौके वो लोग कहते हैं कि आम तौर पे पाकिस्तान के कल्चर में ये है एक कि आप छोड़ सकते हैं, पार्टी तब्दील कर सकते हैं, किसी दोस्त को इधर उधर होती रहती हैं, दोस्तियां दुश्मनी में बदलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में आम तौर पे कि यार जब कोई मुश्किल में हो ना आपका दोस्त, उस वक्त आप उसे कम से कम ना छोड़ें। तो चौधरी निसार ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में था, तो वो फिर उसके बाद उसका हशर क्या हुआ, उसके बाद वो अपना हल्का नहीं जीत पाए। आपने देख लिया कि उसके बाद कितना अरसा हो गया, लेकिन अपना हल्का नहीं जीत पाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2018 के इलेक्शन में मरी से हार गए थे, सदाकत अब्बासी से, मरी से अपने हल्के से हार गए थे और बुरी तरह हारे थे। उनको फिर लाहौर से लड़वाया गया कि जनाब आपकी इज्जत बहाल हो जाए और आप असम्बली में चले जाएं, लेकिन इज्जत रास नहीं आती लोगों को। मुझे याद है, कोई भी इसमें आप तारीख भरी पड़ी है, जिसने भी वो वाली बात है ना कि पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ठीक है ना। ये जो जब भी जो बंदा शजर से पैबस्ता नहीं रहता, जो भी बंदा सेंटर से अपना हट जाता है, जो मरकजियत छोड़ देता है, वो जलील ख्वार होता है। चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं कोई भी हो ना, वो उसकी अपने एक जलालत शुरू हो जाती है, चाहे वो चौधरी निसार हों, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे और अभी रिसेंटली तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला। क्या वो बोलने लग गए? क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? उनसे लोगों ने राब्ता नहीं किया? मुझे पता है उनसे हर बंदे ने राब्ता किया, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। भाई ये क्या है कि पार्टी आपको वज़ीर आज़म बना दे, अगर अगली दफ़ा हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं, अगर वो उन मजबूरियों की बुनियाद पर अगर किसी को मतलब आप देखें नवाज शरीफ की भी अपनी मजबूरियां हैं। एक ऐसे बंदा जो कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि चुप कर गए, वो इसलिए चुप कर गए, उन्होंने भुगता। मसलन हनीफ अब्बासी साहब हमें नज़र नहीं आए, लेकिन हनीफ अब्बासी बेचारे पर जितनी गुजरी, जिस तरीके से रात को 12 बजे उसको सज़ा दी गई, जिस तरीके से उसने सज़ा भुगती, जिस तरीके से वो अडियाला जेल में रहे, जिस तरीके से उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, उनके बच्चों की फीस अदा करने के उनके पास पैसे नहीं थे, वो खुद सबको पता है। तो वो अगर चुप कर गए तो वो कोई इस तरीके से, लेकिन अब उसके बाद देखें जो लोग मसलन शहबाज शरीफ को देखें, मसलन शाहिद खाकान अब्बासी को देखें, राना सनाउल्लाह को देखें, ये लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग एक लिमिट में रह के बोल रहे हैं। अब उनको भी नवाज शरीफ ने कहा है कि आप पार्टी के अंदर रह के बोलो, पार्टी से बाहर रह के नहीं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने इसका खमियाजा भी भुगता है। आपने कौन सा खमियाजा भुगता? आपने पार्टी के लिए किया है? मतलब ये राना सनाउल्लाह साहब जिनको जिस तरीके से कैद किया गया, जिन पे जो झूठा मुकदमा बनाया गया, हेरोइन का या चरस का या मंशियात का जो झूठा मुकदमा बनाया गया, उन पर चिंटियां और मकोड़े छोड़े गए, इस तरीके की उन्होंने कैद भुगती है। और ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनके भाई सलमान रफ़ीक साहब, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया, उनको ज़मानत पर रिहा किया या बरी किया, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है नैब ने। 1 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे बेकसूर, बग़ैर किसी कसूर के। सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो नून लीग में थे और नवाज शरीफ को नहीं छोड़ रहे थे। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद साहब, आप उनको देखें, वो कहते हैं मेरे सेल में आग लगा दी गई, और सिर्फ इसलिए कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ वो गवाही दें और पेपर पर साइन कर दें। वो मैंने इनकार किया, मेरे सेल में आग लगाई गई।
اب وہ بیٹھ کے اٹھ کے آئیں جناب مجھے تو بڑے عہدے دیں اور میں جناب بالکل جو ہے نا ادروائز میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں نے یہ بھگتا ہے اور وہ بھگتا ہے. اب میں کس کس کی مثال دوں؟ نواز شریف میں ایک وزاداری ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں. میں نے نواز شریف سے آج تک ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں نے 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں لیا. نہ نواز شریف، نہ نواز شریف کی حکومت، نہ ان کی بیٹی کی حکومت، نہ ان کے بھتیجے کی حکومت، نہ ان کے بھائی کی 16 ماہ کی حکومت 1 ٹکے کا فائدہ کو ثابت کر دے. میں یقین کریں جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو بھی بندہ کوئی صحیح بات کرے ہمیں یاد ہے اللہ بخشے ظفر اللہ جمالی صاحب ایکس پرائم منسٹر بھی تھے اور اس وقت آزاد الیکشن جیت کے آئے، پھر نون لیگ میں شامل ہوئے اور پھر نون لیگ میں جب شامل ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ پہلے کھڑے ہو. جب آپ شامل ہو جاتے ہیں بھلے آپ آزاد بھی لڑ کے آئیں تو جب آپ شامل ہو جاتے ہیں تو آپ اس پارٹی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیتے. اس پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا، کھڑے ہو کے ووٹ دیا، ہاتھ کھڑا کیا اسمبلی میں. اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا نواز شریف کو کہ جناب آپ جو ہے نا نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو پارٹی سے فارغ کریں، آپ اس کو قومی اسمبلی سے فارغ کریں. 2017 کی بات تھی. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے دیا ہے تو ٹھیک ہے. ظفر اللہ جمالی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے نواز شریف سے بڑا وزادار بندہ نہیں دیکھا. یہ ہم کراچی میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے وہ آف دا ریکارڈ ہم سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار انہوں نے مجھے گلا شکوہ تک نہیں کیا. حسن نثار جیسے بندے کی جو بالکل شدید ترین مخالفت کرتے ہیں وہ ان پہ پڑ گئے تھے یوتھیوں پر اور یوتھی ان پہ پڑ گئے تھے. اور ایک بات انہوں نے عمران خان کے خلاف کی تو یوتھیوں نے اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. اس نے کہا یار میں نے تو نواز شریف اور شہباز شریف پر اتنی تنقید کی، اب جب ان سے میں نے ہاتھ ملایا تو انہوں نے اس وقت بھی اتنے وزادار ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی شکوہ نہیں کیا کہ حسن نثار صاحب آپ نے تو اس طریقے سے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، اس طرح سے مطلب ہمارے خلاف. یہ اب ایک اور بات ہے کہ نون لیگ والے شکوہ کرتے ہیں جو ووٹر سپورٹرز اور خاص طور پہ جو ورکرز ہیں ان بیچاروں پہ مجھے ترس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نون لیگ کا خاصہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انہیں گالیاں دے وہ ان کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ورکرز ان کے ہوتے ہیں نا ان کو وہ عزت نہیں دیتے. بھلے وہ مر بھی جائیں، ان کے کوئی والدین فوت ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، ان کے جنازوں تک بھی نہیں آتے. یہ ویسے کمپلینٹ بھی ٹھیک ہے ان کی، لیکن ایک بات ہے کہ جو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مزے لوٹتے رہیں اور کسی ہو جاتا ہے ایک باری میں آپ آرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ مثلا نواز شریف کے ساتھ خود کیا ہوا اس دفعہ ان کو سائڈ لائن کیا گیا. ابھی ضمنی جیت گئے ہیں سارے، اس وقت کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ایسے ایک قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، ایسا راستہ اختیار کیا گیا ہے، ایسا پھٹا پڑا ہے، ایسے طریقے سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. وہ اب کیا کریں؟ اب وہ نکل آئیں بغاوت، وہ کہیں بھائی کو کہ نہیں لینا، اپنا بیٹی کو بھی کہہ دیں کہ نہیں لینی حکومت، تو پھر ایک سٹیل میٹ سی کیفیت آ جائے گی، پھر ایک جمود سا طاری ہو جائے گا، پھر یہاں سب کچھ رک جائے گی. بھئی ایسا نہیں ہوتا، سسٹم کو چلنے دینا ہوتا ہے، نظام چلتا ہوتا ہے، آگے جا کے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر دفعہ ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ہے، یہ جنت میں نہیں رہ رہے ہم کہ ہم خیال کریں گے تو سب کچھ اسی طرح ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا ہے بھائی. اور اس دنیا میں کبھی آپ کا اقتدار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی آپ منسٹر ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. جب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں آج تو آپ کی 2 دن بلے بلے ہو جائے گی اور پھر کل آپ کی کیا صورتحال رہے گی. تو آپ کہیں نا یہ چودھری نثار علی خان کو 1000 دفعہ کہا کہ پی ٹی آئی میں آپ چلے جائیں، وہ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں کہا بھائی پی ٹی آئی میں کیوں نہیں جا رہا. پی ٹی آئی سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے، اس وجہ سے کہ جہاں جو نخرے کرتے تھے نا اور اس کے نخرے نواز شریف اٹھاتا رہا. یہ وہ نخرے ان کو پتہ تھا کہ عمران خان نہیں اٹھاتا. یہ نخرے نہیں، وہ تو کک آؤٹ کر دیتا ہے 2 منٹ میں. وہ تو جاوید ہاشمی کے گھر گیا تھا، اسے کہا کہ آپ چیئرمین بن جائیں آ کے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ بات یہ صورتحال ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین بن جائیں، آپ میری جگہ. اتنی عزت دی اور ان کو صدر بنایا اور 2 منٹ میں کنٹینر پہ کھڑے کھڑے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کی بنیاد پہ انہوں کو 2 منٹ میں کک آؤٹ کر دیا جاوید ہاشمی کو. وہ تو وہ بندہ ہے، وہ تو وہ بندہ ہے کہ جو قسمیں کھاتا تھا جسٹس وجیہ الدین کی پارسائی کی
اور 2 منٹ میں اسے انہوں نے کیا انہوں نے ان کے اپنے سسٹم کو انٹرنل جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس کو ننگا کیا، اس کو بے نقاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ بندہ پیسے لیے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں، اور انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو، ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ اس بات پر چونکہ اس وقت وہ سارے لوگ خان کے بڑے قریب تھے، انہوں نے خان صاحب نے 2 منٹ میں انہیں فارغ کر دیا، جن کی پارسائی کی قسمیں کھاتے تھے۔ اب میں اور حامد خان کی کتنی وہ کس طریقے کی عزت کرتے تھے، خیر وہ حامد خان صاحب آج بھی ان کے جناب خان صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حامد خان کو کس طریقے سے انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ کتنا جب 2018 سے 2022 تک حامد خان کہتے ہیں کہ میں نے جا کے کہا میں اب قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ایسا نہ کریں، وہ بہت ہی زبردست اپ رائٹ جج ہے، اس کے بعد خان صاحب مجھ سے بولے تک نہیں ہیں، تو وہ تو ان میں تو کوئی ٹالرنس ہے بھی نہیں۔ اب یہ نواز شریف میں ٹالرنس ہے کہ وہ جس طریقے کی برداشت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ کو کوئی اقتدار ملا اور کل نہیں ملا، یا کل ملا اور آج نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کے ماشاءاللہ جو ہے نا آپ خیر سے انٹرویو دیں، اور اس طریقے کیا ہے آپ نے۔ اور نواز شریف جب بیہائنڈ دا بار جائے، اس کی بیٹی جب قید میں ہو، تو آپ کتنی دفعہ ملاقاتوں پہ گئے تھے، آپ تو بلوں میں چھپ گئے تھے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جناب حصار کو توڑیں اور میں تو شو کاز نوٹس پھاڑ کے رکھ دوں گا، آپ الیکٹیبل بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ مزے لوٹتے رہے۔ اور آج آپ خیر سے ماشاءاللہ جب آپ کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں کو، بڑے اسٹالوارٹس کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا، کیا انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی؟ کیا انہوں نے بیٹھ کے جناب یہ انٹرویوز دیے اور اپنی پارٹی اور اپنے لیڈران کے خلاف بولنا شروع کر دیا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔